Hello everyone, I am Dr. Puneet and today I will talk about Parkinson's disease. Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder. Neurodegenerative disorder means here in this disease there is degeneration of dopaminergic neurons. तो एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं डोपामिनर्जिक जो कि जिनकी डेथ होती है इस डिजीज में, और इस बीमारी को मैनिफेस्ट होने के लिए एटलीस्ट 80% जब ये न्यूरॉन्स जब डेड हो जाते हैं तब इसके सिम्टम्स, मोटर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सो जब तक पेशेंट अर्ली स्टेज में जब तक हमारे पास आता है तब तक ऑलरेडी उसके 80% प्लस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स सब्सटेंशिया नाइग्रा से डीजनरेट कर चुके होते हैं। अच्छा, क्या काम था इन न्यूरॉन्स का, इस डोपामीन का क्या इफेक्ट था, है ना, क्यों चाहिए था ये हमें। एक्चुअली जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जो ऑन गोइंग मूवमेंट एक्टिविटी, जो भी हमारे मूवमेंट हो रहे होते हैं उसको रोकने का काम करता है। भाई आप चल रहे हैं तो आपको रुकना भी पड़ेगा ना, तो जो किसी भी मूवमेंट को रोक लगाता है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा लगाता है, इनहिबिट करता है। और ये इनहिबिशन जाता है जब डोपामीन इस पे आके एक्ट करता है। अब सपोज डोपामीन की कमी हो या डोपामीन सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स कम हो गए तो ये इनहिबिशन बचा रह जाता है। तो इस बीमारी में मरीज जो होता है इस इनहिबिशन की वजह से स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। सो इस बीमारी में शॉर्ट सफलिंग गेट में मरीज धीरे धीरे आगे झुका हुआ पोस्चर धीरे धीरे करके चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, मुड़ने में भी कई सारे स्टेप उसको लेने पड़ते हैं। सो ये धीमेपन की बीमारी है, मरीज धीमा हो जाता है इस बीमारी में, आवाज भी धीमी हो जाती है, कई बार वो क्या बोला समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली इस बीमारी में मरीज को जैसे चेयर से उठना है तो कई अटेम्प्ट लगाएगा तब जा करके, तो उसको हर एक काम अपनी धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उसको हर एक्टिविटी के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और हर एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाती है। जैसे खाने में जो टाइम था पहले वो 5 मिनट में खा लेता था, अब आधे घंटे में खा रहा है धीरे धीरे करके ना। जैसे इनिशियली उसको कपड़े पहनने में मान लो 4-5 मिनट लगते थे, अब आधे घंटे तक डाल रहा है, या बाद में असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है। और लेटर स्टेज में तो पेशेंट को इवन डिफिकल्टी इन रोलिंग, टर्निंग ओवर बेड, तो बिस्तर पे करवट लेने के लिए भी उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगती है। सो ये इस तरीके की बीमारी है जिसमें आदमी एकदम स्लो हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ दिस डोपामीन सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। ओके, सो अब इसका एक जो सबसे अहम कंपोनेंट है वो है धीमापन, और इसका क्या कंपोनेंट होते हैं, अकड़न, रिजिडिटी। और क्या कंपोनेंट होते हैं, मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये इनकी शुरुआत या तो ट्रेमर से होती, कंपन, शेकिंग। कई सारे लोग की डॉक्टर साहब इनका एक हाथ कांपता रहता है, तो जब हम लोग उसको चेक करते हैं तो कॉक वेलिंग, जब मतलब, है ना, तो अब वही चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये बीमारी जब पेशेंट हमारे पास आता है तब तक उसका ऑलरेडी, क्योंकि अर्ली सिम्टम्स डेवलप होने के लिए जब आपका 80% न्यूरॉन डेथ हो चुका है उसके बाद तो ये बीमारी चालू होती है, मतलब ये बीमारी के सिम्टम्स चालू होते हैं। सो इसमें ट्रेमर हो गया, धीमापन हो गया, रिजिडिटी हो गई, फिर धीरे से बैलेंस प्रॉब्लम आती है। पेशेंट्स को कई बार फॉल होने लगते हैं या बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती है। ओके, तो ये सब इस तरीके से पार्किंसंस। तो पार्किंसंस को हॉर्न एंड यार स्टेजिंग हम लोग जो करते हैं उसमें इसको 5 ग्रेडिंग रखी गई है। पहली ग्रेडिंग में सिम्टम्स केवल एक हाथ में या एक पैर में, है ना, एक तरफ के होते हैं। स्टेज 2 में सिम्टम्स दोनों तरफ आ जाते हैं। स्टेज 3 में पेशेंट्स को अब बैलेंस में दिक्कत आने लगती है। स्टेज 4 में वॉक करेगा तो किसी स्टिक के सहारे, किसी आदमी के सहारे, किसी सपोर्ट के, बगैर सपोर्ट के उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और स्टेज 5 में पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है। ओके, अच्छा, अब कई बार अर्ली स्टेज में क्या होता है कि फैमिली मेंबर नोटिस करते हैं, डॉक्टर साहब इनके चेहरे पे तो भाव ही नहीं आते हैं, मतलब चेहरा एकदम उदासीन बना रहता है, क्योंकि मरीज की आंखें ब्लिंक रेट भी कम होता है, एकदम धीमे बोलता है, चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस होता है। तो जब
जो एसोसिएटेड मूवमेंट होते हैं, जैसे चलने पे हाथ हिलना, ये सब बंद हो जाता है। इवन बात करते समय, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ बीच बीच में हिलते हैं, इन मरीजों में कुछ नहीं, कोई मूवमेंट, मास्क लाइक फेसिस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो उनको लगता है जैसे डिप्रेशन में है ये, लेकिन वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। अच्छा, अब जैसे ये तो हो गया मोटर सिम्टम्स जो सामने दिख जाते हैं। अब जैसे किसी को ट्रेमर है तो सोशल एम्ब्रेसमेंट हो जाता है, मतलब हर आदमी नोटिस कर रहा है, डॉक्टर अरे आपका तो हाथ हिला, जाए डॉक्टर को दिखाओ। तो ये तो, लेकिन कई बार ये सिम्टम्स आने के पहले नॉन मोटर सिम्टम्स आते हैं, जिसको कि मोस्टली न तो कोई देख पाता है और लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। तो नॉन मोटर सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं, जैसे उसका कॉग्निशन इफेक्टेड हो जाता है, मरीज को थॉट प्रोसेस की स्लोनेस हो जाती है, जिसको हम ब्रेडिफ्रेनिया कहते हैं ना, हर चीज़ का रिस्पांस देने में टाइम बढ़ जाता है, मतलब फट रिस्पांस नहीं दे पाता है मरीज। इसके साथ साथ जीआई सिम्टम्स में, मतलब पेट की बीमारी से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है मरीज को, सूंघने में दिक्कत आने लगती है, हाइपोस्मिया हो जाता है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, मन उदास, सुस्त, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उलझन, घबराहट, इस तरीके के भी लक्षण कई बार मिलते हैं। और इसमें इसका जो सबसे करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है सोते समय। कुछ मरीजों में ड्रीम इनेक्टिंग बिहेवियर हो जाते हैं, मतलब जो सपना देख रहे हैं उसी तरीके से हाथ चला दिया, पैर चला दिया, तो जो उनके साथ लेटा है पता चला वो इंजर्ड हो रहा है। तो इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। ये स्लीप डिसऑर्डर होता है कि जिसमें मरीज अपने जो जैसा सपना दिखता है उसी हिसाब से हाथ पैर उसके मूवमेंट करने लगते हैं। ओके, सो ये चीज हो गई। अब ये तो हो गया सिम्टम्स। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, तो डायग्नोसिस की क्लिनिकली होती है, डॉक्टर देखता है, एग्जामिन करता है और क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है। एमआरआई, सीटी इसमें कुछ बहुत विशेष कुछ बता नहीं पाता है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे डॉक्टर को डाउट है कि यार ये वेस्कुलर पार्किंसनिज्म तो नहीं, क्योंकि पता चला उसको केवल चलने की दिक्कत है, हाथ में कंपन तो है ही नहीं, उसको केवल चलने की दिक्कत है पैर में। तो पार्किंसन अगर केवल लोअर लिम्ब में रेस्ट्रिक्टेड है 3 साल से ऊपर, तो वेस्कुलर पार्किंसन के चांस हो सकते हैं। या सपोज कोई आदमी एंटीसाइकोटिक दवाएं खा रहा है ना, पागलपन की दवाएं, साइकेट्रिक दवाएं उसकी चल रही हैं, तो कई बार उनकी वजह से, या कई बार लंबे समय तक उल्टी की दवा मेटोक्लोप्रोमाइड, इसके पेरिनॉम, इसके चलने की वजह से भी पार्किंसन टाइप के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो जांचें कुछ बतानी पाती हैं। अच्छा, बहुत बार मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हम ही क्यों, मतलब ये बीमारी हमें को क्यों लग गई है ना, मतलब धीमा हो गई, या अटेंडेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इन्हीं को क्यों हुआ, ये ऐसा क्या इनके साथ कमी थी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे को भी लग जाए। तो जनरली ऐसा नहीं, मतलब अप टू 10% मान के चलिए, 10 to 15% कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ये जेनेटिक होता है, अदरवाइज इसका कॉज अननोन है, कारण पता नहीं है, जिसको होना तो हो गया है ना। तो ये जो है जनरली कॉज इसके अननोन रहते हैं, कारण कोई विशेष पता नहीं रहता है। अच्छा, कुछ केसेस में जेनेटिक है लेकिन दे आर 10% अराउंड। एंड कभी कभी एनवायरमेंटल का भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस बताया गया है कि जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हेड इंजरी, जैसे मोहम्मद अली को पंच ड्रंकन सिंड्रोम हुआ था, मतलब बॉक्सिंग की वजह से है ना पार्किंसन डेवलप हुआ था। तो ये कुछ और हाइपोथेसिस हैं कि ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जनरली इसके कोई कारण होता नहीं है। अब कुछ मिथ्स हैं जो कि डिस्कस होने जरूरी हैं, जैसे ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट। तो जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई ये न्यूरोडिजेनरेटिव है तो अब इसमें तो कोई इलाज है ही नहीं। अरे कम से कम आप दवा खा रहे हो तो आपकी मोबिलिटी बनी रहेगी। इसमें हर मरीज अलग होता है, कुछ लोग 20-20 साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, कुछ लोगों में जरूर ये बीमारी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये बीमारी जनरली बहुत लंबा होता है। और आप अगर दवाएं लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, है ना, तो आपकी मोबिलिटी तो बनी रहती है। तो एटलीस्ट क्योर तो नहीं है पार्किंसन में, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज देयर। अच्छा, अब ट्रीटमेंट में अवेलेबिलिटी क्या है? देखिए, पहला ट्रीटमेंट तो मैं अपने सारे मरीजों को बोलते हैं एक्सरसाइज। ऐसा कई मतलब एक्सरसाइज, इसमें एक वर्ड है कि पर्सन हु एक्सरसाइज एक्सटेंसिवली एंड रेगुलरली हैव बेटर आउटकम। तो इसमें 30 मिनट्स इन अ डे फॉर एटलीस्ट 5 days इन अ वीक,
तो हफ्ते में एटलीस्ट 7 दिन में 5 दिन तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, और जो कि 30 मिनट से ऊपर हो और ठीक ठाक हो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जिसमें मॉडरेट डिग्री हो, कि आपका पल्स रेट भी 120 से ऊपर जाए, स्वेटिंग हो, है ना। तो अच्छा, एक्सरसाइज में आप कर क्या सकते हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो? तो मैं तो अपने पेशेंट की कंडीशन स्टेज के हिसाब से एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जनरली अगर इनिशियल स्टेज है तो आप जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, है ना, और साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स, है ना, और इसके साथ साथ योगा से भी फर्क पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है लेवोडोपा। ये लेवोडोपा जो है, ये जो डोपामीन सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स खत्म हो गया तो डोपामीन है नहीं, तो अब ये लेवोडोपा, इट इज प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। और जनरली डोपामीन जो होता है वो आप मुंह से लोगे तो दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा। तो ये लेवोडोपा जो होता है ये क्रॉस कर जाता है। लेकिन जब आप लेते हो तो ये बॉडी में दिमाग तक पहुंचने के पहले ही डोपामीन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये दिमाग का एक हिस्सा होता है ब्लड ब्रेन के बाहर, एरिया प्रोस्टिमा, वहां काम करके उल्टी पैदा कर देगा, तो आदमी हजम ही नहीं कर पाएगी इस दवा को। तो इसको कार्बिडोपा एक दवा होती है जो कि इसको बाहर टूटने से बचाती है पेरीफेरी में, और इसको दिमाग तक पहुंचाने का काम करती है। तो हम लोग इसको कार्बिडोपा नाम की एक दवा के साथ देते हैं। अगर जनरली ये दवा बहुत लोगों में बड़ा भारी मिथ है कि ये मतलब जिसको लिवोडोपाफोबिया बोलते हैं कि लोग कि ये टॉक्सिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारे कितने एल-डोपा ट्रायल, कितने सारे ट्रायल हुए जो ये बताते हैं कि ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। और कभी भी मतलब अगर आपकी मोबिलिटी पे सवाल है तो दवा जरूर लें, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जैसे बहुत अर्ली स्टेज है तो ज़रूरी नहीं कि आप लिवोडोपा पे जाओ। अर्ली स्टेज पे आप एक्सरसाइज करो, अगर आप अच्छे अफोर्डिंग है तो कोएंजाइम Q10 ले लीजिए, है ना, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10, हम ये सब रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को। और एक दवा होती है रासाजिलीन, या आप तो सुफिनामाइड, मतलब ये जेफिनेक, ये जो होती है ये अर्ली स्टेज में यूज़ करी जा सकती है। और ये दवाएं, इनमें सिम्टोमेटिक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है और प्लस न्यूरोप्रोटेक्टिव भी, इसके बारे में बोला था कि न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है। अच्छा, लेकिन रासाजिलीन ये कभी रात में नहीं ली जाती, सुबह ली जाती। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी एम्फेटामिन में मेटाबोलाइज होती है, तो अगर आप रात में ले लोगे तो रात भर रात्रि जागरण हो जाएगा, एम्फेटामिन तो जगाएगा, है ना। तो इसको दिन में ही लेना चाहिए रासाजिलीन को। मतलब ये डॉक्टर जैसा रिकमेंड करे आप उसी हिसाब से चलिए, अपना दिमाग मत चलाइए कि चलो सुबह छूट गई तो शाम में ले लिया, है ना। तो ये हो गया। और भी कुछ दवाएं होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब डोपामिन कुछ साल आदमी लेता है तो उसमें मोटर फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। मोटर फ्लक्चुएशंस का मतलब कभी तो उसका इफेक्ट आ रहा है, पहले शुरुआत में तो उसका इफेक्ट ठीक ठाक समय के लिए रहता था, लेकिन अब ऑन तो हुआ और फट से ऑफ हो गया। मतलब सिम्टम रिस्पॉन्स आया लेकिन चला भी गया। और फिर कुछ 5-6 साल के बाद तो उसमें मतलब ऐसा भी होता है कि जब रिस्पॉन्स आया तो उसके साथ शरीर हिलने लगा, कोरिया आने लगा। इसको डिस्काइनेसिया बोलते हैं हम लोग, कि मतलब पेशेंट में जब लिवोडोपा का इफेक्ट आया, जब वो चलने लायक हुआ तो साथ में वो हिलने भी लगा, डांस भी करने लगा। तो अब ये बड़ी ट्रबलसम सिचुएशन होती है। और कई मरीजों में तो एक फिनोमेना होता है यो इन, मतलब जब ऑन हो रहा है तो हिल रहा है और फिर ऑफ हो जा रहा है। तो मतलब ये तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हो गई कि पेशेंट को लिवोडोपा अब कैसे दे, क्योंकि जब लिवोडोपा का इफेक्ट है तो डांस कर रहा है, और जब लिवोडोपा का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है तो वो ऑफ पड़ा है, बिल्कुल एकदम शांत पड़ा है। अच्छा, ट्रीटमेंट में ऐसा कहा जाता है कि भाई जो सिम्टम्स आया पहले आप उसको ट्रीट करो। जैसे ट्रेमर आया तो जरूरी नहीं कि आप लिवोडोपा दो, आप पेसिटन दो, है ना। अच्छा, एंटी डिस्काइनेटिक इफेक्ट होता है एमेंटाडिन पे, तो हम लोग ये सब दवाएं भी प्रेफर करते हैं। तो इसमें डॉक्टर के ऊपर जाओ, आप अपना दिमाग मत चलाओ। अच्छा, लेकिन क्या होता है कभी कभी जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है तो ये मोटर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कि मतलब डिक्रीज ऑन ऑफ पीरियड बढ़ रहा है, पेशेंट को हिलने की समस्या आ रही है ना। तो जब ये सब सिचुएशन आए, या आपको दिन में 5 से ज़्यादा टैबलेट खानी पड़ रही है लिवोडोपा की, सिंडोपा नाम से, या जो भी आप LCD, बहुत सारे मार्केट में नाम से ही अवेलेबल है,
तो आपको अगर 5 टैबलेट से ऊपर खानी पड़ रही है पूरे दिन में, या ऑफ बहुत ज़्यादा है, या सीवियर डिस्काइनेसियाज हैं, तो इसको बोलते हैं फिर हम लोग एडवांस पीडी। और एडवांस पीडी का जो ट्रीटमेंट होता है 3 चीज़ें हैं। पहला डीबीएस, तो एक सर्जरी है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। दूसरी एक और सर्जरी है, मतलब लीजनेक्टमी, है ना, लीजन मतलब वहाँ जा करके आप उसको, या एमआर गाइडेड अल्ट्रासोनिक एब्लेजन करा जाता है। और तीसरा सबक्यूटेनियस एपोमॉर्फिन। अब बीच में तो इसका ये आया था कि एपोमॉर्फिन से पार्किंसन खत्म, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं है। देयर इज नो क्योर फॉर पार्किंसनिज्म। वो भी आपका ऑफ पीरियड कम कर देती है। वो सबक्यूटेनियस यहाँ एक डिवाइस इम्प्लांट हम लोग कर देते हैं और उसी के थ्रू होता रहता है। सिमिलरली डीबीएस में हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं, या तो सबथैल्मिक लगाते हैं या ग्लोबस पैलेटस इंटरनस में लगाते हैं। और यहाँ पर हम इम्प्लांटेबल पल्स जनरेटर है ना डिवाइस, आईपीजी लगा देते हैं, है ना, और वो इम्पल्स जनरेट करता है और पेशेंट अपना दवा का रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाता है। ये जो डिस्काइनेसियाज और जो ये मोटर ऑन ऑफ हो रहे थे, इससे पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट पार्किंसन प्लस है, जैसे एमएसए है, पीएसपी है, अब ये कैसे पता चलेंगे? जैसे मान लो वो डिजीज शुरू हुई और शुरुआत में ही गिरना शुरू कर गया, है ना, तो मतलब अर्ली व्हील चेयर बाउंड हो गया, या उसमें गेज पैल्सी है पेशेंट में, तो ये डॉक्टर देख लेता है। अगर ये ऐसा कुछ भी है तो फिर डीबीएस नहीं, डीबीएस का फिर कोई रोल नहीं बचा। और पार्किंसंस और पार्किंसन प्लस में ट्रीटमेंट में भी जमीन आसमान का अंतर है। पार्किंसंस में बहुत ट्रीटमेंट है पार्किंसन डिजीज में, लेकिन पार्किंसन प्लस जो एटिपिकल पार्किंसनिज्म है, पीएसपी, एमएसए, बहुत बेकार है। एक्चुअल में पार्किंसन में एक तो इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म हो गई, दूसरा एटिपिकल पार्किंसनिज्म जिसमें कि पीएसपी, एमएसए ये 2 प्रीडोमिनेंट हो गया। फिर जो पार्किंसनिज्म सेकेंडरी पार्किंसनिज्म में वेस्कुलर पार्किंसनिज्म और एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, जिसमें डिमेंशिया, टैक्सिया, इनकंटिनेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा कई बार हेरिडिटरी पार्किंसनिज्म होती है, जिसमें कि विल्सन डिजीज या न्यूरोनल डिजनरेशन विद ब्रेन आयरन एक्यूमुलेशन, कुछ वैरायटी का कुछ एससीएस भी ऐसे होते हैं जिसमें पार्किंसन फीचर्स होते हैं। लेकिन ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको इतना समझना है कि डॉक्टर के पास जाना, वो जिस तरीके से एडवाइस कर रहा है उस तरीके से देखना है, और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वहाँ तक जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज़, एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर से किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।